हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो भूगोल का घटना चक्र पढ़ेंगे। इसमें हम भारत और विश्व दोनों को ही डील करेंगे। और ये जो हम भूगोल पढ़ रहे हैं ये 2022 का अगर हम बात करें तो अपडेटेड वर्जन है। इसमें अगर देखें हम तो 2022 का है और इसमें हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो और चाहे उसके बाद के क्वेश्चंस हों। तो आज जो हम टॉपिक अभी शुरू कर रहे हैं वो भारत का भूगोल है। सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, जैसे उसमें हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो नोट्स अगर हम देखें तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक क्या है, दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में क्या है, अवस्थित है। तो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश किधर है, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। तो अगर हम अक्षांशीय दृष्टि की बात करते हैं, अक्षांशीय दृष्टि की मतलब अगर हम अक्षांश के रेखा खींचते हैं तो हमें जो भारत है वो कहाँ देखने को मिलता है, भारत हमें किधर देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम देशांतर रेखा खींचते हैं तो देशांतर रेखा के आधार पर अगर हम देखें तो हमें भारत की अवस्थिति कहाँ देखने को मिलती है, पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। तो भारत विश्व की में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। और अगर हम बात करें तो उसके पहले कौन है, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले रूस, फिर उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आता है वो कौन आता है, भारत आता है। तो अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में सातवां स्थान है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है, चीन, और उसके बाद कौन आता है, भारत आता है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। तो 26 जनवरी 2020 से अगर हम देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, 2.4% है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हमने कितना देखा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। ये हम बात कर रहे हैं किसके हिसाब से, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक का 2,933 किलोमीटर है। तो अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो उत्तर से अगर हम दक्षिण तक देखें तो 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार हमको देखने को मिलता है वो कितना है, 2,933 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान की कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। हमने अभी देखा था कि 5वां नहीं 7वां बड़ा देश है। तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। कौन, भारत जो है ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, बिल्कुल सही है, किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय
कटिबंध में स्थित है, तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, गलत है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। फिर इसके बाद है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा, 2 और 4 जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 जो है वो क्या है, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का आकार में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो ये 7वां सबसे बड़ा क्या है, देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति या जनसंख्या का कितना है, 17% है। तो अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% क्या है, जनसंख्या है। तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में लगभग कितने, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई भी नहीं क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन तो वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। कितना, 6,40,932 है। अतः विकल्प डी जो है ये क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। भारत का रेखांशीय विस्तार जो है वो अगर हम देखें या देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, बिल्कुल ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या 26, तो ये क्या है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल राज्य 28 एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल ठीक है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। ये कहाँ होता है, हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, ये क्या है, डी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक अपना पढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार में सबसे पहले हम नोट्स को देखते हैं। तो अगर हम देखें कि अक्षांशीय विस्तार होता क्या है और
अक्षांशीय विस्तार देखें कि कितने डिग्री है, तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स देखते हैं कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो अक्षांशीय रेखा विस्तार क्या होता है या अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, तो ये जो हो गया ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। और इसके ऊपर या नीचे उत्तर में अगर हम देखें या अगर हम बात करते हैं कि ये जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये लेटी हुई रेखाओं को ही क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकेंड में क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो अक्षांश रेखाओं को अंशों, मिनट में, अंश में, मिनट में और सेकेंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो जो हम भूमध्य रेखा होता है या विषुवत रेखा जो एकदम बीच में 0 डिग्री पे जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? ये जो 0 डिग्री की अक्षांशीय रेखा है, इसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगर 0 डिग्री के उत्तर में हम देखें तो इसे क्या कहा जाता है? इस पूरे गोले को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और अगर हम 0 डिग्री के नीचे देखते हैं तो इस पूरे गोले को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अगर ये पूरी रेखाएं जो गई हुई हैं, जो उत्तर दिशा में हमको 0 डिग्री के उत्तर दिशा में जो रेखाएं देखने को मिल रही हैं, इसी को हम उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और जो नीचे देखने को मिलती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के, तो लेटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। और जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो अगर हम इस तरीके से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं खड़ी रेखा, तो उसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। और अगर हम इसके ये पश्चिम दिशा का गोला देखें तो इसी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व दिशा के गोले को क्या कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध। अगर हम भारत का चित्र बनाएं तो ये किस दिशा में आता है? पूर्वी वाले गोले में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर देशांतरी रेखा के अनुसार देखें तो भारत जो है वो कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। इसके बाद इसी जो ये पूर्व दिशा में जो देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में रेखाएं हैं, उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो पश्चिम दिशा में है, उन्हें पश्चिम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये जो बीच में लाइन जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है या प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी होंगी? तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 89, और अगर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो वहाँ पे भी 89, मतलब दोनों जगह 89 क्या होंगी? क्योंकि बीच वाले को मिला के 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऊपर कितना? 89, और इसको मिला के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, तो इसको नीचे देखें, अगर हम इसको छोड़कर देखें तो नीचे भी कितनी रेखाएं होंगी? अक्षांशीय रेखाएं 89 होंगी। इसके बाद 89 अक्षांशीय रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 100, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 89 धन 89 प्लस 1 है ना, क्योंकि एक अगर हम विषुवत रेखा को भी मिला ले तो कुल कितनी हो जाती हैं? तो 100 कितनी हो जाती हैं? 79 हो जाती है, 179 होंगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो किन्हीं दो समांतर अक्षांशीय रेखाओं की जो मध्य की दूरी है वो लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से
मिलाने वाली, मतलब यहाँ पे अगर हम एक देखें उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, इसे को जो दो बराबर पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। इसी को प्रधान यम्योत्तर रेखा या इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है और ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है। और ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। इसके बाद प्रधान यम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि ये जो क्या करती हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है, मिलाती है। तो इस तरीके से ये देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके की रेखाएं ये क्या करती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं और ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती हैं, मिलाती हैं। और ऐसी ही रेखाओं को क्या कहा जाता है, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। अभी हमने देखा कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं बीच में हमने 0 डिग्री बनाया और ये समांतर नहीं होती। अगर हम देखें तो इनकी जो लंबाई या जो है यह क्या होती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक दूसरे की समांतर रेखाएं नहीं है। और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, अगर हम बात यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं तो अगर हम यहाँ पे ध्रुव में हैं, ये हमने एक लाइन खींची, ये हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्रुवों से अगर हम देखें तो विषुवत रेखा की ओर जाने पर अगर हम देखें तो ये दूरी जो है ये क्या होती रहती है, देशांतर रेखाओं के बीच की जो मध्य की दूरी है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम जो होती है वो क्या होती है, दूरी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हमको विस्तार देखने को मिलता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। और अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में क्या आता है, अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसके बाद हम प्रश्न कोश देखते हैं कि भारत विस्तृत है। तो अगर हम बात करें तो भारत का अगर हम विस्तार देखते हैं तो भारत का विस्तार अगर हम इसमें से देखें तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो भारत का विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम देखें तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो यहाँ से सिक्किम से होने वाला अक्षांश जो है वो राजस्थान से भी होकर क्या होता है, गुजरता है। इसके बाद नेक्स्ट है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है। तो जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन
सा है? तो वो है जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। इसके बाद हम भारत एवं कर्क रेखा को देखते हैं। सबसे पहले हम नोट्स देखते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होती है, ऊपर स्थित होती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य, भारत के कुल कितने राज्य? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो कुल कितने? भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम मैप के थ्रू देख सकते हैं कि गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरायण मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा के, अगर मतलब सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में, मतलब कर्क रेखा पर जाने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है? बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, मतलब 21 जून को कर्क रेखा के पास ही बैठा होता है। तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो अगरतला का अगर हम देखें तो उत्तरी अक्षांश कितना है? अक्षांशीय स्थिति कितनी है? तो 23 डिग्री 50 मिनट है। गांधीनगर की 23 डिग्री 19 मिनट है। जबलपुर की 23 डिग्री 11 मिनट है। उज्जैन की 23 डिग्री 9 मिनट है। कोलकाता की 23 डिग्री 30 मिनट है। नागपुर की 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद की 23 डिग्री 2 मिनट। और वाराणसी की कितनी है? वाराणसी की 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल की 23 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या है? हमें देखने को मिलता है भारतीय नगरों की हमें अक्षांशीय स्थिति देखने को मिलती है। तो हम इसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और मोस्टली अगर हम किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अगर आप कर रहे हो तो जबलपुर को देख लेना, जबलपुर और उज्जैन को। तो जबलपुर का कितना है? 23 डिग्री 11 मिनट है। उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में कर्क रेखा जो है ये झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन झारखंड की वजह से करेक्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये 1990 में पूछा गया था, तो उस हिसाब से प्रश्न जब पूछा गया था उस हिसाब से क्या था? बिहार झारखंड का। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे केवल झारखंड ऑप्शन होगा तो ही झारखंड क्या होगा? सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और गुजरात से, इन 3 राज्यों से जो है ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 1, 2 और 4 जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कर्क रेखा गुजरती है तो हमने क्या पढ़ा है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम से, मतलब इन सभी से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने भारतीय प्रदेशों से? 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो झारखंड जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो किस राज्य से कर्क रेखा त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी क्वेश्चन है कि नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निकटतम दूरी पर जो स्थित शहर है वो कौन है? गांधीनगर है। कौन है? गांधीनगर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अगरतला कितना है? 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश और उज्जैन जो है वो 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इस तरीके से हमने देखा दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय स्तर जो अंतर है वो गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। तो कोलकाता जो है शहर है वो कर्क रेखा के क्या है? निकट स्थित है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो उपयुक्त प्रश्न में दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियां इस प्रकार हैं। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, मतलब 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट है। अतः उपयुक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर जो है वो क्या है? कोलकाता है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो जो भारत को दो लगभग, भारत के बारे में पूछ रहा है, विश्व के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो भारत को दो लगभग बराबर भाग में जो विभाजित करती है वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या होती है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये रेखा है और जो कि क्या करती है? भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री तब होता है जब यहाँ पे विश्व लिखा होता है। विश्व को दो लगभग बराबर भागों में कौन सी अक्षांशीय रेखा बांटती है? 0 डिग्री। लेकिन अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के लिए कौन बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में जो भारतीय राज्य स्थित है वो कौन सा है? तो वो है मणिपुर। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो वो कौन सा है? इन दिए गए ऑप्शन में मणिपुर है जो कर्क रेखा के हमें उत्तर में स्थित दिखता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन की जो अवधि है वो कहाँ पर अधिकतम होगी? तो वो जो होगी वो कहाँ पर? दिल्ली में अधिकतम होगी। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? तो कर्क रेखा से इन दिए गए ऑप्शन में जो सबसे निकटतम है वो कौन है? जबलपुर स्थित है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, अहमदाबाद 23 डिग्री 02 मिनट उत्तरी अक्षांश, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। उपयुक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर जो है वो क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार पार करती है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मानक समय और उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनको भी लेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।